हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस एंड द बुक विच आई रेफर इज़ S.C. Malik and Savita Arora. So you all know about natural number, whole number, integer, rationals and irrationals and reals, but still मैंने यहाँ लिखा है ताकि किसी को पता ना हो तो have a look on that. So well defined collection of distinct object. तो पहली बात वेल डिफाइन होना चाहिए, एक कलेक्शन होनी चाहिए जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। और इसके एग्जांपल लेते हैं, जब हमने अभी रियल्स, होल नंबर्स, रैशनल्स ये सब पढ़े, वो सभी सेट में आते हैं। तो एक एग्जांपल है सेट के, ओके, कि वेल डिफाइंड है, कलेक्शन और डिस्टिंक्ट भी, ओके। सेट को हम दो तरह से डिनोट कर सकते हैं, एक है सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। So there are two methods to write any set. One is the roster form and another is the set builder form. In roster form, you separate that distinct object by comma, and in set builder form देखो तो ध्यान से कि नाम ही, मतलब इनके नाम बताते हैं कि कौन सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म या लिस्ट फॉर्म क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब कुछ ऐसा लिखा होगा जिससे हमें सेट बनाना होगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिखा है n इजकल टू ब्रैकेट x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मीन्स ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इससे सेट बन सकता है, जो हमने रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा है, ठीक है। सो इसके बाद आता है हमारा नल सेट। सो 5 से डिनोट करते हैं। इट मीन्स, सो नल का मतलब होता है खाली, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है उस सेट में। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 5 और ब्रेसेस विदाउट एनी एलिमेंट इन दिस, ओके। इसके बाद आएगा हमारा सबसेट। सब सेट, तो सेट का कोई छोटा सा पार्ट, मतलब है तो सेट ही पर किसी सेट से निकला हुआ है, तो इसलिए सब सेट। जैसे हमने लिख दिया नेचुरल नंबर ले लिया कोई सेट, ठीक है, और इसका सबसेट ले लिया हमने। मान लो हमने ले लिया ए कोई सेट है जिसमें सभी इवेंट्स नंबर हैं 2, 4, 6, 8 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। देन दिस ए इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सबसेट के बाद है हमारे पास सुपर सेट। तो सुपर मतलब बड़ा, सेट से बड़ा। तो जो हमने अभी एग्जांपल लिया था नेचुरल नंबर का और इवन नंबर का, तो इसमें हम कह रहे थे कि ए इज़ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ इवन नंबर इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ सुपर सेट ऑफ ए, समझ रहे हो, ठीक है। इसके बाद यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन इज if A and B are two set, let us assume A and B are two set, and we denote A union B is like this and A intersection B is like this, okay. So there are some result which is related to intersection and union. If A union A, then it is equal to A union phi is a null set, then it is A, okay, and A union B is equal to B union A, okay, and A intersection A is A intersection null set phi is phi if A and B are two sets and their intersection is phi, means empty set, then we said that A and B are disjoint set,
A and B आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मतलब इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो मतलब ये एक दूसरे से एक तरह से जुड़े नहीं है, कोई जॉइंट नहीं है इन पे, डिसजॉइंट। मैथ्स को ना इसी तरह से, मैथ्स की टर्म्स को ऐसे समझोगे तो आसानी होगी। जैसे डिसजॉइंट, जॉइंट नहीं है, ठीक है, तो मतलब इनकी इंटरसेक्शन 5 होएगी, ठीक। ओके, देन अब हम देखेंगे 3 टर्म्स देखेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो एक साथ ही देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ इक्वालिटी, नॉट इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ सेट्स, ठीक है। द सेकेंड वन इज़ इक्विवेलेंट सेट, एंड थर्ड वन इज़ कंपेरेबल सेट। क्या इक्वालिटी ऑफ सेट, नाम से बताते हैं इक्वालिटी, इक्वल होगा कुछ, ठीक है। देखते हैं, मान लो ए कोई सेट है हमारे पास, हम 3 सेट ले रहे हैं इधर, ए बी एंड सी, ए बी सी एक इस तरह से, एक ले लिया हमने बी सी और ए, एंड सी है हमारे पास ए बी कोमा सी। तो यहाँ पर ना ये ए बी और सी हैं, ये तीनों बराबर हैं। अब आप बोलोगे कैसे बराबर हैं, सी में तो 4 एलिमेंट हैं। अब डेफिनेशन में जाओ सेट की, सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ व्हाट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर डिस्टिंक्ट तो है नहीं, इसका मतलब जब भी कोई सेट की रिप्रेजेंटेशन होएगी वहाँ पर जो एलिमेंट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। इसका मतलब सी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी सी। और अगर हम बोल रहे हैं कि ए बी और सी इक्वल हैं, इसका मतलब जो सेट में ना वो ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप यहाँ लिख रहे हो आगे, बी यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ सेकंड प्लेस पे है, इट डज़न्ट मैटर हियर। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन सेट इज डज़न्ट मैटर। एंड सेकंड थिंग इज you have to write one element at a time, means you are not supposed to be write you are not supposed to write same element twice, thrice or so on. You have to write it once in a set, okay. So after that what is equivalent set? अब जो एक इक्वलेंट सेट है इसमें क्या होता है कि 1 to 1 कॉरस्पेंडेंस होती है। अगर मान लो ए और बी हमने कोई 2 सेट लिए, तो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। अब इसको ना एग्जांपल लेके लिखते हैं, इसे डेफिनेशन तो सभी बुक से पढ़ लेते हैं मेरे हिसाब से, थोड़ा एग्जांपल से समझ आना चाहिए, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, ए इजकल टू 1 2 3 और 4 or 5 let's say, and B is equal to A E I O U, ठीक है। अब आप देखोगे कि A और B में ना कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, एलिमेंट सेम नहीं है, बट हाँ अगर मैं इनकी कार्डिनलिटी पूछूँ, कार्डिनलिटी मीन्स हाउ मैनी एलिमेंट इन अ सेट, अगर मैं हम वो देखें तो यहाँ लग रहा है कि 5 एलिमेंट A सेट में है, 5 ही B में है। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर 1 1 एंड ऑन टू कॉरस्पॉन्डेंस हो सकती है, मतलब सेम एलिमेंट है तो ये इक्वलेंट है। सो ए एंड बी आर इक्वलेंट सेट। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर सेट हमारा फाइनाइट है, हमें दिख रहा है कि कितने एलिमेंट है एक सेट में, तो हमारे लिए ये इजी होगा 1 1 एंड ऑन टू या 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस देखना। बट व्हाट अबाउट इनफाइनाइट सेट? अब हमारे पास सेट फाइनाइट ही तो नहीं होंगे ना, हमारे पास तो इनफाइनाइट सेट हैं, सॉरी मतलब हाँ इनफाइनाइट सेट हैं, और सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, मतलब उनकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट भी है हमारे पास। जैसे हमने नेचुरल नंबर लिया, इसमें तो इनफाइनाइट सेट है, तो क्या इनकी 1 to 1 मान लो, हमने एग्जांपल लिया था ना इवन नंबर का, तो इनके बीच में हम 1 to 1 कॉरस्पेंडेंस कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं? होगा, अब देखो ये एक इनफाइनाइट है, मान लो 1 चला गया 2 पे, 2 गया 4 पे, 3 गया 6 पे, इस तरह से हमने कुछ एक डिफाइन कर दिया। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एफ फंक्शन फ्रॉम वेयर एन टू ए सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आपको फंक्शन को 1 1 और ऑन टू चेक करना आता है, तो अगर आप ये जो फंक्शन हमने जनरेट किया इसको अगर आप देखोगे तो ये 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। तो इससे हमें पता चल गया ना कि
भले ही हमें ऐसे लग रहा है कि हाँ ये लग क्या रहा है, ये है ए इज़ अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, द इवन नंबर का जो सेट है वो सबसेट है नेचुरल नंबर का। बट हमने देखा कि हमने तो यहाँ पर 1 1 ऑन 2 ये सब एस्टेब्लिश कर लिया, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। आप यहाँ से जितने मर्जी एलिमेंट लेते रहो सेट एन से, वो किसी न किसी उसको ना एक इमेज मिल जाएगी ए पे, ठीक है। सो इक्वलेंट हो गया। इक्वलिटी का मीन्स होता है कि हमें सेम नंबर चाहिए द लुक वाइज, ऐसे काउंटिंग में नहीं कि 3 है यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 ही होने चाहिए, नो। हमें चाहिए कि अगर यहाँ ए है, ए सेट पे ए है तो बी सेट पे भी ए ही होना चाहिए, एक एलिमेंट ए होना चाहिए। हमें नहीं पता पहले नंबर पे दूसरे तीसरे, डजंट मैटर। इसके बाद इक्वलेंट सेट में हमने देखा कि फाइनाइट सेट है तो 1 1 एंड ऑन 2 कॉरस्पॉन्डेंस हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, मतलब बना सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। और इनफाइनाइट सेट में कुछ इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। कोई फंक्शन बना के देख लेंगे, अगर वो 1 1 ऑन 2 आ रहा होगा तो हम बोल देंगे कि ये इक्वलेंट सेट है। अब आता है कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल मतलब कंपेयर किसी के साथ, मुझे ना कंपेयर मत करो इसके साथ उस तरह से, तो हम बोल देते हैं ना कंपेयर। तो मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैथ्स को ना अगर उसके टर्म्स को समझोगे, जो इंग्लिश वर्ड का मीनिंग, तो बहुत आसान हो जाता है। आप जैसे कंपेरेबल मतलब कुछ कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। तो मान लो हमने बोला था कि मान लो ए इज़ सबसेट ऑफ बी और बी इज़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी इज़ सबसेट ऑफ ए। अब इन दोनों मतलब ये दो में से कोई एक रिलेशन अगर एस्टेब्लिश होगी तो हम कंपेयर हो रहा है ना कि ए छोटा है बी से, मतलब इसमें ए में कम एलिमेंट है बी से क्योंकि ए इसका सबसेट है। या यहाँ पर बोलेंगे तो बी जैसे ए में कम एलिमेंट है बी से, और यहाँ पर बी कोई सेट है उस पर कम एलिमेंट है ए से। अब आप कंफ्यूज ना हो तो हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। मान लो हमने कोई सी और, पर ऐसा ही सही है वैसे, बिकॉज सो कंपेरेबल सेट मीन्स या तो ए बी का सबसेट हो, कंपेयर कर सकते हैं इस तरह से। तो अब हमने इन तीनों में देख लिया, इक्वालिटी ऑफ सेट, इक्वलेंट सेट एंड कंपेरेबल सेट। आई होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी इसके बाद। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब ना हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। अगर हम बोलें कि कोई सेट है ए इज़ सबसेट ऑफ बी एंड नॉट और, इसमें या इसमें नहीं, ये भी और ये भी, मतलब बी इज़ सबसेट ऑफ ए, तो हम बोल सकते हैं ना ए इज़ टू बी। तभी हो रहा है ना, अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, इट मीन्स वो दोनों बराबर हैं। तो कंपेरेबल से हम एक तरह से इक्वालिटी ऑफ सेट देख सकते हैं कि अगर 2 वे है कोई कंपैरिजन तो वो इक्वल सेट हो जाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा अब फील्ड स्ट्रक्चर, जो बुक में एक तरह से नेमिंग है। सब स्ट्रक्चर इज़ जस्ट फॉर कन्फ्यूज़न, इट इज़ जस्ट अ फील्ड। और ये हम लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, स्पेशली इन मॉडर्न अलजेब्रा। सो मैं यहाँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओवरव्यू, सो let us assume S is a set, okay, then हम इस सेट को फील्ड कब कहेंगे? एक तो पहली बात नॉन एम्प्टी सेट हो, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है, इसको फील्ड कब कहेंगे हम? जब ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो इसको हम फील्ड बोल देंगे। और वो प्रॉपर्टी इन ब्रीफ अगर मैं कहूँ तो ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन, ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता होना चाहिए, तो ये बन जाएगा हमारा फील्ड। सो ग्रुप अंडर एडिशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं जिसमें है क्लोज अंडर एडिशन। क्लोज अंडर एडिशन मतलब मान लो हमने कोई रियल सेट या रियल नंबर्स का सेट लिया, उसमें से कोई 2 एलिमेंट ले लिए, मान लो 1 और 2। अब इन 2 एलिमेंट को जब हम ऐड करेंगे, हमने लिया 1 और 2 प्लस 3, ओके, इक्वल टू 3। अब 3 भी आपको पता है रियल नंबर ही है और रियल सेट में ही है,
तो मतलब ये क्लोज है, क्लोज अंडर एडिशन, मतलब जितने भी कोई भी 2 एलिमेंट्स उठा लो किस आर सेट से, रियल नंबर के सेट से, वो इसी में आएंगे, मतलब रियल में ही आएंगे, ठीक है। इसी तरह से बोलेंगे एडिशन अंडर कम्यूटेटिव मीन्स अगर 2 एलिमेंट लिए, मैंने ऐसे ऐड किया 1 + 2, वो भी 3 ही आना है, और चाहे मैं 2 + 1 करूँ वो भी 3 ही आना है, ठीक है। जब कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी देखते हैं, इसका मतलब है कि हम 3 नंबर ले लिया कुल, मान लो हमने ले लिया 1, 2 और 3, ठीक है। 1 + 2 किया पहले, फिर हमने 3 ऐड किया, तो हमारा आंसर क्या आया 6। मान लो अगर हमारा मन ऐसा ना किया, मतलब हम ऐसा ना करके ऐसा कर लें 1 + 2 + 3, पहले 2 + 3 को ऐड किया 5, 5 + 1 = 6, मतलब बराबर आया। तो एसोसिएटिव भी है रियल नंबर में, एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है रियल नंबर के सेट में, ठीक है। वैसे हम पर्टिकुलर सेट एस को ले रहे हैं, उस जो कि एक आर्बिट्रेरी सेट है, मतलब सभी सेट के लिए डिफाइन हो जाएगा कि फील्ड कब बनती है, जब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेगी, ठीक है। और इसके बाद 4th प्रॉपर्टी है हमारी आइडेंटिटी एग्जिस्ट। कौन सी आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी हम एक तरह से पर्टिकुलर, अगर हमने रियल नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं, वैसे तो आइडेंटिटी ज़ीरो नहीं बोल सकते हम कि पर्टिकुलरली सब हर सेट की आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो हो, बट अगर हम रियल नंबर के सिस्टम में चल रहे हैं तो वहाँ पर तो एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो ही होगी। तो हमने ले लिया ज़ीरो कोई ऐसा एक नंबर है, एलिमेंट है जो कि सेट एस में होगा, अगर उसको किसी भी नंबर से, किसी भी और नंबर से जो कि सेट का है, ठीक है, किसी सेट ए नंबर है, सेट ए एस का कोई ए एलिमेंट, उस पर ऐड करेंगे तो वो वही एलिमेंट वापस देगा हमें ए। इसी तरह से एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है, इधर इन्वर्स का मतलब उल्टा, एडिटिव मतलब ऐड करके कुछ उल्टा, कुछ ऐड करना होगा, कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ए कोई हर एक, इसका मतलब कि जो सेट है एस, उसका कोई हर एक एलिमेंट लेते हैं हम, अगर उसके और वहाँ पर कोई नेगेटिव साइन के साथ सेम एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे और उनको हम ऐड करें, तो अगर वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी दे देता है, तो वो हमारा, हम कह सकते हैं कि सेट में एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, मतलब इसकी वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है ये सेट। जब ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद 5 और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, जिसमें यहाँ पर जो कंपोजिशन थी, यहाँ पर एडिशन थी, वहाँ पर हमारी हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन। सो सेट हमारा वही है एस, वही सेट है, और ए बी कोमा सी बिलोंग्स टू एस, कोई 3 एलिमेंट हैं इसके। तो क्लोज कब बोलेंगे? अंडर मल्टीप्लिकेशन, जब ए और बी कोई हमने 2 एलिमेंट सेट से लिए, एंड ये मतलब फॉर ऑल, हर एक, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, हर एक कोई भी 2 एलिमेंट उठा के देख लेते हैं, तो हमें मिल जाए ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस, देन वी कॉल्ड इट क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिविटी मीन्स ए बी इजकल टू बी ए, एसोसिएटिव मीन ए ब्रैकेट में बी सी इजकल टू ए बी ब्रैकेट में एंड सी। मतलब इस तरह से पहले हम बी सी की मल्टीप्लिकेशन करें और उसके बाद ए की करें, या फिर ए बी की करें फिर सी की करें, आंसर सेम आने वाला है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू एस सच दैट ए डॉट 1 इजकल टू 1 और 1 डॉट बोलते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वो एक मतलब उसकी कंपोजिशन जब करेंगे हम किसी भी एलिमेंट के साथ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, तो हमारे पास हमेशा वो सेम एलिमेंट आ जाना चाहिए। और इसी तरह इन्वर्स के लिए हम करेंगे ए इन्वर्स इजकल टू 1, मीन्स हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए फॉर ईच एलिमेंट देयर एग्जिस्ट सच दैट ए इन्वर्स इजकल टू 1 एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए 0 क्यों नहीं हो सकता इधर? अब ए इन्वर्स का मतलब है 1/a, और अगर हमने ए 0 ले लिया तो ये 1/0 बन जाएगा, जो कि इन्फिनिटी होता है, ठीक है। सो वो मतलब वो डिफाइन नहीं होगा हमारे सेट में, सो इसलिए ए डज नॉट इक्वल टू 0। द लास्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव with respect to addition, means
ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ओके, प्लस ए सी। ठीक है, अब तक जो हमने सेट पढ़े हैं उनमें से जैसे नेचुरल नंबर हो गया, फिर हमारा इंटीजर्स हो गया, रैशनल्स हो गया और हमारा रियल्स हो गया, तो इनमें से हम देखेंगे कि सिर्फ ये दो जो सेट हैं ये ही फील्ड बनाते हैं। और ऐसा क्यों, ये यहाँ से पता चलेगा। अब पहली बात, इसके पास तो आइडेंटिटी ही नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो ही नहीं है, तो ये तो कहाँ से बनाएगा, क्योंकि ज़ीरो तो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है। और अगर हम यहाँ चलें तो आप मुझे बताओ कि मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, या इसको तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 1 आ जाए। और वो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये बिलोंग करना चाहिए इंटीजर को। ऐसा कोई है ही नहीं हमारे पास नंबर इंटीजर में, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होना होगा तो 1.5 आना चाहिए, बट 1/5 डज़ नॉट बिलोंग टू आई, तो ये फील्ड नहीं बनाएगा। तो ये जो दो हैं सेट, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड दिस इंटीजर, ये फील्ड नहीं बनाते। ठीक है, फील्ड बनती है रैशनल से और रियल से। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम ऑर्डर स्ट्रक्चर। ऑर्डर स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसमें भी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं एक तरह से। अगर कोई फील्ड है, ऑर्डर स्ट्रक्चर या ऑर्डर फील्ड बोल सकते हैं इसको। अब ना इसको ना हमने तोड़ना है शब्दों को। फील्ड हमने अभी देखा फील्ड क्या होती है। ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कुछ ऑर्डर में होगा, कोई फील्ड कुछ ऑर्डर में होगी तो उसको ऑर्डर फील्ड बोलेंगे। चलो देखते हैं कैसा ऑर्डर होगा। इसमें ना इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, किसी भी फील्ड को या मतलब किसी सेट को ऑर्डर स्ट्रक्चर बनने के लिए 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ती है। पहली तो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। इसमें क्या होता है कि इसमें ना जैसे ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि कोई भी दो नंबर, मान लो किसी सेट एस जो या फील्ड है, ठीक है, एस कोई हमारी फील्ड है, दो नंबर इस एस फील्ड को बिलोंग करते हैं, तो या तो ए बड़ा होगा बी से या तो बराबर हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है, पर एक साथ तीनों नहीं होंगे। अब जैसे हम 1 ही लिखते हैं तो 1 मान लो 2 ले लिया तो 1 हमेशा 2 से छोटा होगा। 1 इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, 1 ग्रेटर देन 2 नहीं हो सकता, सिर्फ ये ही होगा। कोई दो और एलिमेंट उठा लिया हमने, 3 और 5 -3, अब 3 है जो बड़ा है -3 से। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो -3 है वो बड़ा भी है, छोटा भी है, साथ में और बराबर भी है। ठीक है, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, ये फर्स्ट लॉ था ऑर्डर स्ट्रक्चर होने के लिए। जो सेकंड है हमारा वो है ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी का मतलब है कि जैसे ना मान लो ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड हमें ये दिया जो बी है वो बड़ा है सी से, मतलब अगर ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा, ए बड़ा है सी से। कैसे, मान लो ए 5 इज़ ग्रेटर देन 4 एंड 4 इज़ ग्रेटर देन 3, सो 5 इज़ ग्रेटर देन 3 ना, होगा ना। तो यही है ये, ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी। सो हम बोल रहे थे कि अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए भी सी से बड़ा होगा। ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन सी, ट्रांसिटिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई 3 एलिमेंट है, हमने एस फील्ड से लिए हैं और ए हमारा बी से ग्रेटर है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, सो वो दैट इम्प्लाइज अगर कोई एक सी एलिमेंट भी है, अगर हम ऐड करेंगे ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी, तो ये हमेशा ऐसे ही होगा। वैसे ही एडिशन में था, ये मल्टीप्लिकेशन में है, बट
अब आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ कुछ दिख रहा है कि यहाँ पर हमने ना सी को कोई कंडीशन नहीं दी थी कि ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ज़ीरो होगा, डज़ंट मैटर, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अगर ए बी से बड़ा है और ए में अगर हम सी ऐड करें, बी में भी वही सी सेम नंबर ऐड करें, तो हमेशा ए प्लस सी भी ग्रेटर देन बी प्लस सी। ओके, बट अगर हमने यही सेम चीज़ मान लो यहाँ हमने रिस्ट्रिक्ट किया है सी को बोला है कि भाई तूने ना ज़ीरो से बड़ा ही होना है, ज़ीरो से छोटा नहीं हो सकता तू, देखो ज़ीरो से ऊपर ही होना पड़ेगा। अब ज़ीरो भी नहीं होना है, देखा ना, मतलब ध्यान से देखो, सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सी ना तो ज़ीरो हो सकता है ना सी लेस देन ज़ीरो हो सकता है। अब इसकी ना, अब देखना एग्जांपल लेती हूँ फिर पता चलेगा क्यों नहीं हो सकता। अब देखो, मान लो हमने लिया 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर हमने सी ले लिया, ये हमारा ए है, ठीक है, और ये हमारा बी है। अगर हमने सी ले लिया 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए, हमने बोला था कि ए सी ग्रेटर देन बी सी आना चाहिए, पर जब हमने सी ज़ीरो ले लिया तो ये 0 ग्रेटर देन 0 हो गया। ये तो गलत है, ये कंट्राडिक्शन है हमारी, क्योंकि 0 0 से बड़ा नहीं होता, 0 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये गलत है हमारी असम्पशन, मतलब सी 0 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर नहीं लिया। अच्छा, लेस देन 0 क्यों नहीं हो सकता फिर, अच्छा उसको भी देख लेते हैं। मान लो सी हमारा हमने ले लिया -2, ए क्या था हमारा 2, बी था हमारा 1, सी हमने ले लिया यहाँ पर -2। अब जब हमने सी को -2 लिया तो इसको मल्टीप्लाई किया, -4 ग्रेटर देन -2, नो इट्स रॉन्ग, -2 इज़ ग्रेटर देन -4, क्योंकि हमें पता है ना नंबर लाइन जब पढ़ते हैं 0, -1, -2, तो जब इस तरफ जा रहे होते हैं, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, जब हम नंबर लाइन पढ़ते हैं 0, -1, -2, जब हम इस तरफ अपने लेफ़्ट साइड जा रहे हैं, जब जा रहे होते हैं इस नंबर लाइन में, तो ये इसका मतलब सब डिक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। -2 छोटा है, -1 जब हम इस तरफ को जाएंगे राइट साइड को, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक तरह से इंक्रीजिंग है इस तरफ को, तो इसका मतलब -2 छोटा है, -2 इज़ ग्रेटर देन -1, तो ये तो नहीं हो सकता यहाँ पर ये वाली चीज़। इसका मतलब सी हमारा लेस देन 0 भी नहीं होगा, सी हमारा 0 के इक्वल भी नहीं होगा, और सी हमारा लेस देन 0 भी नहीं होगा। इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में लगी है, एडिशन में नहीं लगी है, ये बहुत ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बोल रहे थे कि ऑर्डर फील्ड किसे बोलते हैं। अच्छा, पहले फील्ड होनी चाहिए और उसके साथ अगर इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती हो तो वो ऑर्डर फील्ड होएगी। तो मतलब इस रेस में से, ऑर्डर फील्ड बनने की रेस में से, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर तो पहले ही बाहर है, तो पहले फील्ड ही नहीं है तो पहले ही बाहर हो गए, ठीक है। अब कंपटीशन बचा रियल और रैशनल में, दोनों फील्ड थी। अब दोनों फील्ड होने के साथ साथ ऑर्डर्ड भी हैं, मतलब ऑर्डर स्ट्रक्चर भी फॉलो करती हैं, ऑर्डर स्ट्रक्चर की सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करती हैं, तो ये ऑर्डर फील्ड है। रियल नंबर और रैशनल जो हैं वो रैशनल जो हैं ये हमारे ऑर्डर फील्ड है, मतलब यहाँ तक तो दोनों साथ में चल रही हैं, पर ना ये रेस यहाँ ख़त्म नहीं होगी, ये रेस आगे भी जाएगी आगे जाएगी कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी आएगी, हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे उसको बाद में, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन जीतता है, हम वो वहाँ देखेंगे। और मैं पूछूंगी आपसे कि देखो कि हमारी ऑर्डर फील्ड तक की रेस में कौन कौन आए थे, रियल और रैशनल, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कंप्लीटनेस तक कौन पहुंचता है, पूरा कंप्लीट कौन होता है, ठीक है। ओके, सो इसके बाद हम देखेंगे इंटरवल्स। अच्छा, इंटरवल्स हमें पता है एक सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है, रियल्स का। जैसे मान लो ये हमारी रियल लाइन है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मान लो हमने ले लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मतलब ये सबसेट है ना, रियल नंबर्स था, उसमें से कुछ नंबर उठाए हमने, एक का इंटरवल ले लिया -2, 1, मतलब इनके बीच के सारे एलिमेंट, और इसमें ये भी इंक्लूड है। क्यों इंक्लूड है, क्योंकि हमने क्लोज ब्रैकेट लिया है। अगर हम ऐसे लेते हैं -2, 1
इट मीन्स एंड पॉइंट्स नहीं आ रहे, तो यहाँ पर एंड पॉइंट्स नहीं आएंगे, 2 नहीं आएगा, इसके अलावा 2 और 1 के बीच में सभी एलिमेंट आएंगे पर 2 और 1 नहीं आएगा। इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल, और ये है हमारा ये ओपन एंड ये क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इसी तरह से सेमी ओपन और सेमी क्लोज भी होते हैं, जैसे इसको ले लिया हमने, कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि इसको सेमी ओपन मतलब एक तरफ से ओपन, सेमी क्लोज भी है, सेमी ओपन भी है एक तरफ से, ठीक है। ये सेमी ओपन सेमी क्लोज, तो क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इंटरवल का हमने ये देख लिया कि ये क्या होते हैं, इंटरवल्स आर द सबसेट। अब हम इसको इंटरवल्स जो है सबसेट हैं रियल नंबर के, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे ना वो रियल ही होंगे, रैशनल और इरेशनल होंगे बट रियल होंगे, मतलब क्यों पता है हमें रियल तो रैशनल इरेशनल से बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा या जो भी वीडियो बनेगी उसमें बाउंडेड अनबाउंडेड कंप्लीटनेस, मैंने बोला था ना रेस देखेंगे हम कि रैशनल और रियल में कौन जीतता है, वो कंप्लीट करेंगे। और आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज़ और डेडेकाइन फॉर्म ऑफ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये देखेंगे कि जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी थी, डेडेकाइन कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी थी, वो इक्वलेंट हैं दोनों, कुछ भी बोल सकते हो, मतलब एक तरह से इक्वलेंट है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, फिर हम बोलेंगे इसके साथ ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ये करेंगे एंड दैट्स इट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहो, सबको खुश रखो एंड जय भारत, जय श्री राम।